वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। एक ऐसा महानायक जिसकी जन्मभूमि पर दूसरे देश ने कब्जा कर लिया था। लेकिन आगे चलकर उस महानायक ने न केवल पूरे यूरोप को लगभग जीत लिया, बल्कि उस देश का राजा भी बना जिसने उसके देश को जीत लिया था। यही नहीं, वो कुछ सालों तक अपने मूल देश जहां उसका जन्म हुआ था उसका भी राजा बना। हालांकि दुनिया उसे जीते हुए देश का ही नागरिक मानती है, वो महानायक था दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में से एक, नेपोलियन बोनापार्ट, जो खुद को क्रांति का पुत्र कहता था। अपनी महान कृति द कैंपेन्स ऑफ नेपोलियन में इतिहासकार डेविड चैंडलर ने लिखा है कि नेपोलियन की क्षमताओं और प्रभाव से पूरे यूरोप का पहिया कई बार घूम गया। वहीं नेपोलियन के समकालीन इतिहासकार ओवेन कॉनेली ने अपनी पुस्तक ब्लड रिंग टू ग्लोरी में उसे विश्व के सबसे महान सेनापतियों में से एक बताया है। एक सैन्य पृष्ठभूमि से उठकर नेपोलियन ने अपनी असाधारण योग्यता से यूरोपीय शासन, कानून और समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाए। उसकी विरासत में सैन्य विजय, नेपोलियन कोड के साथ ही कानूनी सुधार, प्रशासनिक और सांस्कृतिक बदलाव समेत अनेक ऐसे योगदान शामिल हैं जिसने सदियों तक यूरोप समाज को प्रभावित किया। उसकी सैन्य अभियान और विजय की कहानियां आज भी रोमांच पैदा करती हैं। बचपन से ही साहसी और कुछ अलग स्वभाव का बच्चा था नेपोलियन। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस नन्ही सी उम्र में नेपोलियन को तोप से खेलना, आक्रमण करने वाले खेल खेलना और अपनी मां से युद्धों की कहानियां सुनना ज्यादा पसंद था। जब उसके उम्र के बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, तब नेपोलियन घर के पास बने गुफा में किताबों के बीच खोया रहता था। आज भी उस गुफा को नेपोलियन गुफा के नाम से जाना जाता है। 5 साल की उम्र में पिता का साया नेपोलियन के सिर से उठ गया। ऐसे में मां लेटेशिया ने अकेले ही उसे पाला पोसा और तमाम परेशानियों के बीच जीवन की बारीकियां सिखाई। नेपोलियन ने मां की इस शिक्षा को कभी नहीं भूला और ताउम्र ये कहता रहा कि अगर मेरी माता की शिक्षा नहीं होती तो मैं कभी भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। नेपोलियन के पूर्वज कई पीढ़ियों से कोर्सिका द्वीप के अजैसियो नगर में रहते थे। पहले ये द्वीप इटली में था, लेकिन 1779 में फ्रांस की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया। इसी अजैसिया में चार्ल्स बोनापार्ट के घर 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। एक दिलचस्प बात यह है कि नेपोलियन के जन्म से 2 महीने पहले तक कोर्सिका द्वीप इटली के अधीन था, लेकिन उसके जन्म से ठीक 2 महीने पहले यानी 15 जून 1769 को फ्रांस ने कोर्सिका को जीत लिया था। अगर नेपोलियन का जन्म 2 महीने पहले हुआ होता तो उसे फ्रांसीसी ना बोलकर इटली निवासी कहा जाता, या कम से कम इटली में पैदा हुआ बोला ही जाता। अजैसियो में नेपोलियन का घर आज भी मौजूद है, जहां उसका जन्म हुआ था। अब इस घर को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। 10 वर्ष की आयु में नेपोलियन पढ़ने के लिए पेरिस चला गया और 1779 से 1784 तक उसने ब्रिटेन की सैनिक एकेडमी में शिक्षा हासिल की। 15 साल की उम्र में वो पेरिस के सैनिक स्कूल में चला गया। वहां उसने वर्दी पहनी और हथियार चलाने के साथ ही घुड़सवारी करना सीखा। अपनी सैनिक शिक्षा पूरी करने के बाद 16 साल की उम्र में नेपोलियन औपचारिक रूप से फ्रांस की सेना में शामिल हो गया और उसे सेना की तोपखाना रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। नेपोलियन को अपनी वीरता और सैन्य कुशलता दिखाने का पहला मौका 1793 में मिला, जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान टुलान शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे एंग्लो स्पेनिश सैनिकों को नेपोलियन ने खदेड़ दिया और शहर को अपने कब्जे में ले लिया। ये नेपोलियन की पहली सैन्य सफलता थी। टुलॉन विजय से नेपोलियन की चर्चा पूरे फ्रांस में होने लगी और उसे ब्रिगेडियर जनरल के तौर पर
पदोन्नत किया गया। टूलान विजय के बाद 1796 में नेपोलियन ने मैरी जोसेफ, जिन्हें नेपोलियन जोसेफीन कहा जाता था, उनसे शादी कर ली, जो उनसे 6 साल बड़ी थी। मैरी जोसेफ मटार्निक की एक 32 साल की विधवा थी, जिसके पहले विवाह से 2 बच्चे थे। इस बीच 1796 में जब ऑस्ट्रिया ने इटली पर आक्रमण कर दिया, तब नेपोलियन की काबिलियत को देखते हुए उसे इटली में फ्रांसीसी सेना की कमान संभालने के लिए भेजा गया। 26 साल के नेपोलियन की इस यात्रा के साथ उस विजय अभियान की शुरुआत हुई, जिससे पूरी दुनिया अगले 20 सालों तक चकाचौंध रह गई और पूरा यूरोप अचंभे और आश्चर्य से सिर्फ नेपोलियन की अकल्पनीय वीरता को देखता रहा। नेपोलियन ने अपने साहस और युद्ध कौशल से ऑस्ट्रियन सेना को पूरी तरह हरा दिया। बड़े बड़े अनुभवी सेनापतियों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि एक युवा जिसे युद्ध का कोई लंबा अनुभव नहीं था, उसने कैसे ऑस्ट्रिया की सेना को शिकस्त दे दी। नेपोलियन ने इटली में लोदी, अर्कोला और रिगोली के युद्ध पर ऑस्ट्रियन सेना को बुरी तरह पराजित किया। ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ कैंपोफोनिया की संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध में जीत के बाद नेपोलियन का डंका पूरे फ्रांस में बजने लगा। उसके सैनिकों ने उसे छोटा सेनापति की उपाधि से सम्मानित किया। पूरी फ्रेंच सेना उसे एक देवदूत के रूप में देखने लगी थी। नेपोलियन कहता था, डेथ इज नथिंग बट टू लिव डिफीटेड एंड इनग्लोरियस इज टू डाई डेली। यानी मौत कुछ भी नहीं है, लेकिन हार कर और लज्जित होकर जीना रोज मरने के बराबर है। फ्रांस वापस आने से पहले नेपोलियन ने उत्तरी इटली, ऑस्ट्रेलिया और वेनिस सब जीत लिया था। फ्रांस की सत्ता उसकी जेब में आने को तैयार थी। हालांकि नेपोलियन का इरादा तो कुछ और ही था। उसकी इच्छा थी ब्रिटेन को जीतकर पूरे पश्चिम को अपने अधीन कर लेना, लेकिन ब्रिटेन की मजबूत नौसेना उसकी इस राह में सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि फ्रांस इस स्थिति में नहीं था कि नौसेना में ब्रिटेन का मुकाबला कर सके। इस बीच 1798 में नेपोलियन को मिस्र के अभियान पर भेज दिया गया। नेपोलियन भूमध्य सागर में ब्रिटिश जंगी बेड़ों से बचता हुआ मिस्र जा पहुंचा। मिस्र की राजधानी कैरा का मामलुक सुल्तान उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और फ्रांसीसी सेना की जीत हुई। इस युद्ध को बैटल ऑफ पिरामिड कहा गया। इस जीत ने एशिया और अफ्रीका में नेपोलियन के नाम की धाक जमा दी। लोग उसे आग का सुल्तान कहने लगे और चारों ओर यह नाम मशहूर हो गया। नेपोलियन मिस्र अभियान पर अपने साथ कई वैज्ञानिकों और विद्वानों को भी ले गया था। वे लोग वहां से जानवरों, पेड़ों, फूलों और पिरामिड जैसे स्मारकों के चित्र साथ लाए थे। इन सबको एक पुस्तक में प्रकाशित किया गया और नाम दिया गया ला डिस्क्रिप्शन डे ला इजिप्ट, यानी मिस्र का विवरण। मिस्र की जीत के बाद नेपोलियन की महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो भारत को भी जीतने का सपना देखने लगा। इसके लिए उसने मैसूर के टीपू सुल्तान से संपर्क किया था। वो टीपू सुल्तान और अन्य भारतीय राजाओं की मदद से अंग्रेजों को हराकर भारत से उनका साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। लेकिन इस मकसद में उसके सामने 2 अड़चनें थीं। उसकी कमजोर नाविक शक्ति और इंग्लैंड का महान सेनापति हिरोशिया नेल्सन। 1 अगस्त 1798 को नेल्सन ने नेपोलियन की सेना पर नील नदी में हमला कर उसे बिखेर दिया। इसके बाद नेपोलियन को भागकर फ्रांस जाने पर मजबूर होना पड़ा और हिंदुस्तान जीतने का उसका ख्वाब अधूरा रह गया। नेपोलियन जब फ्रांस पहुंचा तो जनता ने उसका भव्य स्वागत किया। नेपोलियन महत्वाकांक्षी तो था ही, जनता का भरपूर समर्थन देखते हुए वो फ्रांस की गद्दी पर बैठने का सपना भी देखने लगा। और आखिरकार 9 नवंबर 1799 को एक रक्तहीन क्रांति में उसने डायरेक्टरी के शासन को खत्म कर दिया और खुद फ्रांस का प्रथम कौंसल बन गया। इस घटना को 18 ब्रुमायर का तख्ता पलट कहा जाता है। दरअसल 1783 से 1806 तक फ्रांस में रिपब्लिकन कैलेंडर का इस्तेमाल होता था
और इसमें एक महीना ब्रूमायर के नाम से जाना जाता था, जो लगभग नवंबर के महीने के बराबर था। और ब्रूमेयर का 18वां दिन हमारे कैलेंडर के 9 नवंबर से मेल खाता था, इसलिए इसे 18 ब्रूमायर का तख्ता पलट कहा जाता है। तख्ता पलट के बाद नेपोलियन ने एक नई सरकार की स्थापना की, जिसे कॉन्सुलेट के नाम से जाना गया। नेपोलियन प्रथम कौंसल बना, जो एक तरह से फ्रांस का शासक ही था। यहां से उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की शुरुआत हुई। नेपोलियन शुरू में पहले 10 सालों के लिए ही कौंसल बना था, लेकिन 3 साल बाद ही 1802 में वो आजीवन कौंसल बन गया। इससे उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया और फ्रांस की सरकार और उसकी सभी संस्थाओं पर प्रभावी रूप से उसका अधिकार हो गया। पूर्ण रूप से फ्रांस पर अधिकार जमाने के बाद 2 दिसंबर 1804 को पेरिस के नोट्रोडेम कैथेड्रल में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। साथ ही उसकी पत्नी जोसेफिन को भी महारानी का ताज पहनाया गया। नेपोलियन के फ्रांस का शासक बनने के साथ ही एक नए दौर की भी शुरुआत हो गई। 1804 में फ्रांस में उसने कोड नेपोलियन लागू करवाया। इस संहिता के कानून के समक्ष समानता, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया गया। इसने तत्कालीन मौजूदा फ्रांसीसी कानूनी प्रणालियों में क्रांति ला दी। यह आने वाले 100 सालों तक यूरोप का एक मॉडल कोड बना रहा। इसमें औरतों को समान अधिकार दिए गए थे। नेपोलियन के फ्रांस का सम्राट बनने की घटना ने पूरे यूरोप में एक हलचल पैदा कर दी। इंग्लैंड समेत यूरोप के अन्य देशों को यह डर सताने लगा कि कहीं नेपोलियन उनके देशों पर भी कब्जा न कर ले। इस डर की वजह से 1805 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन आदि देशों ने मिलकर फ्रांस के खिलाफ एक तृतीय गुट बना लिया। इसके साथ ही नेपोलियन का अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ संघर्ष के एक नए चरण की शुरुआत हो गई, जिसे तीसरे गठबंधन के युद्ध के रूप में माना जाता है। हालांकि नेपोलियन ने दिसंबर 1805 में इस गठबंधन के मिशन को उल्म अभियान और ऑस्ट्रेलीज की लड़ाई में जीत के साथ चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलीज की लड़ाई नेपोलियन की सबसे बड़ी सैन्य विजयों में से एक मानी जाती है। इस युद्ध को अक्सर 3 सम्राटों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें नेपोलियन का सामना रूसी सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम और ऑस्ट्रिया के रोमन सम्राट फ्रांसिस द्वितीय दोनों से हुआ था। यह नेपोलियन के जीवन का उत्कर्ष काल था। अब नेपोलियन का परचम पूरे यूरोप में लहरा रहा था। वो जहां भी गया सबको अपने अधीन करता गया। उसने मारेंगो, उल्म, जेना, एप्लाउ, फ्राइडलैंड और वाग्राम की लड़ाई में हराकर सब कुछ जीत लिया। बड़े बड़े राज्यों जैसे ऑस्ट्रिया, रशिया, जो तब जर्मनी का सबसे बड़ा राज था, उन्हें भी जीत लिया। नेपोलियन अपने पूरे चरम पर था और उसकी सेनाएं लगातार विजय प्राप्त कर रही थी। इन सफलताओं के परिणाम स्वरूप पवित्र रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ और राइन परिसंघ का निर्माण हुआ। 1807 में रूस के साथ टिल्सिट की संधि हुई। इससे नेपोलियन का यूरोप के अधिकांश भागों पर नियंत्रण मजबूत होता चला गया। हालांकि इन सबके बीच एकमात्र इंग्लैंड बचा रहा, जिसे कभी नेपोलियन ने व्यापारियों का देश कहा था। दरअसल इंग्लैंड समुद्री लड़ाई में हमेशा नेपोलियन से 21 रहा और इसी वजह से उसकी सत्ता में अधीन नहीं आ पाया। लगातार विजय की वजह से नेपोलियन की अभिलाषाएं भी बढ़ती जा रही थी। नेपोलियन किसी भी कीमत पर ब्रिटेन को हराना चाहता था। इसके लिए वो रूस का साथ चाहता था, लेकिन रूस ने इस मुहिम में नेपोलियन का साथ देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही जार ने रूसी राजकुमारी से नेपोलियन का विवाह करने से भी इनकार कर दिया। इन सबसे नाराज नेपोलियन ने 1812 में रूस पर आक्रमण कर दिया। हालांकि यह अभियान नेपोलियन के लिए आत्मघाती साबित हुआ और यहीं से उसके पतन की शुरुआत भी हो गई, जिस पर अंतिम मुहर 1815 में वाटरलू में उसकी हार के बाद लग गई। रूसी अभियान की शुरुआत में नेपोलियन की सेना को जीत मिलती गई। इससे वो काफी उत्साहित हो गया और रूस के अंदरूनी इलाकों, यहां तक कि मॉस्को भी पहुंच गया। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये रूसी सैनिकों की एक सोची समझी रणनीति थी, फ्रांसीसी सेना को रूसी क्षेत्र के अंदर तक लाने की। दरअसल रूसी सेना बिना लड़े पीछे हटती गई और अपने सारे के सारे संसाधनों को
जलाती गई। रूसी सेना ने अपने खेत, शहर, गांव और कस्बों तक को जला डाला। यहां तक कि जार ने हार मानने से पहले मॉस्को तक को जला दिया। इससे नेपोलियन की सेना को राशन, पानी और भोजन मिलना मुश्किल हो गया। सैनिकों के घोड़ों को भी खाने के लिए चारा नहीं था। इसी बीच रूस में सर्दी का मौसम आ गया और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नेपोलियन की सेना के लिए स्थितियां तब और भयावह हो गई जब भीषण ठंड और भूख से व्याकुल फ्रेंच सेना पर रूसियों ने बेरेजीना नदी के पास हमला कर दिया। नेपोलियन की सेना को अकल्पनीय क्षति उठानी पड़ी और उसकी ग्रैंड आर्मी लगभग नष्ट हो गई। नेपोलियन के साथ रूसी अभियान पर गए करीब 6 लाख सैनिकों में चंद सैनिक ही फ्रांस वापस लौट पाए। फ्रांसीसियों पर इस घटना का इस कदर असर हुआ कि आज भी फ्रांसीसी शब्द ला बेरेजीना का इस्तेमाल किसी बड़ी विफलता के लिए किया जाता है। 1812 के विनाशकारी रूसी अभियान ने नेपोलियन की स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया। 1814 में लिप्चिंग की लड़ाई के बाद नेपोलियन को गद्दी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उसे भूमध्य सागर के पास इटली के एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया और लुई 18वें के नेतृत्व में फ्रांस में बार्बन राजतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। हालांकि फरवरी 1815 में रहस्यमयी तरीके से नेपोलियन एल्बा से भागने में सफल रहा और फ्रांस लौट आया और एक बार फिर फ्रांस की गद्दी पर बैठा। नेपोलियन के पेरिस लौटने और वाटरलू में उसकी हार के बीच की इस छोटी सी अवधि को लेस सेंट जर्स यानी 100 दिन कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हारने से पहले नेपोलियन करीब 100 दिनों तक सत्ता में रहा। लेकिन 100 दिन बाद ही 18 जून 1815 को वाटरलू की लड़ाई के बाद नेपोलियन के युग का अंत हो गया। वाटरलू की लड़ाई बेल्जियम में स्थित वाटरलू नामक स्थान पर लड़ी गई थी। यह नेपोलियन के जीवन की आखिरी लड़ाई थी। इसमें ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, रूस, रशिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर दक्षिण अटलांटिक के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। इसके साथ ही विश्व के महानतम सेनापति के जीवन का सबसे बुरा वक्त शुरू हो गया, जो उसके आखिरी समय तक बना रहा। सेंट हेलेना में नेपोलियन को एकांतवास और कारावास में रखा गया था। वो लॉन्गवुड नामक एक छोटे से घर में रहता था, जहां वो अपना दिन पढ़ने, संस्मरण लिखने और अपने आसपास के लोगों के साथ विचार विमर्श में बिताता था। इस दौरान उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित होकर 5 मई 1821 को 51 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसे सेंट हेलेना द्वीप पर दफनाया गया। हालांकि 1840 में उसके शव को फ्रांस वापस लाया गया और 15 दिसंबर 1840 को सेंट लुई देस इनवैलिड्स के चर्च के तहखाने में दफनाया गया। सेंट हेलेना में निर्वासन के दौरान नेपोलियन ने अपने शासनकाल, लड़ाइयों और द्वीप पर मिले लोगों के संस्मरण लिखवाए थे। इन संस्मरणों को मेमोरियल डे सेंटे हेलेन के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की मौत एक युग का अंत थी। इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और उपलब्धियों के जरिए दुनिया पर एक अमीर छाप छोड़ी, जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी। अगर आपको ये प्रोग्राम और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।